हे एवरीवन, स्टूडियोज लर्निंग क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी जो बुक है क्लास 10th की द गोल्डन रेज, उसी का 10th नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है द ट्रिब्यूट। द ट्रिब्यूट का मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ देखें तो इसका मतलब है श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट मीन्स हियर श्रद्धांजलि। जो किसके द्वारा लिखा गया ये चैप्टर? जितेंद्र नारायण दास के द्वारा। ये जो नाम है ये इनका मुख्य नाम है, जितेंद्र नारायण दास। लेकिन इन्होंने जब भी अपना लेखन का काम किया है तो उनके लिए उन्होंने अपना एक उपनाम रखा है जिसे दास बहनूर के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो उपनाम है वो है दास बहनूर और इनका जो मुख्य नाम है वो है जितेंद्र नारायण दास। और अब इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। ये जो स्टोरी है इसका जो मुख्य नायक है उसका नाम है बाबुली। और ये जो स्टोरी वो ये प्रदर्शित करती है कि भारत में तेजी से जो संयुक्त परिवार है वो टूटते जा रहे हैं और उसका जो परिणाम है वो ये है कि वो अब विभाजित हो चुके हैं। तो इसी तरह से ये जो बाबुली नाम का शख्स है जो खुद शहर में रहता है, लेकिन इसका पूरा जो संयुक्त परिवार है वो गाँव में रहता है। लेकिन उसके पास फिर समाचार ये आता है कि उसका जो परिवार है उसमें भी झगड़ा हो गया है और अब विभाजन की नौबत है। तो वो जो शख्स है बाबुली वो काफ़ी टूट जाता है और काफ़ी भावुक होता है। तो ये जो पूरी स्टोरी है वो एकदम भावनात्मक लगाव के ऊपर है और देखते हैं इसका अंत कैसा होता है इस स्टोरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस माई आई स्टॉप्ड ओवर ए लेटर। अब ये जो बाबुली है, ये जो व्यक्ति है यही कहानी लिख रहा है, मतलब ये जो एक ऑटोबायोग्राफी है, जो नायक है वही लिख रहा है। तो नायक कहता है कि जब मैं अपने ऑफिस के डेस्क पे पहुंचता हूँ तो मेरी जो नज़रें हैं वो एक लेटर पे रुकती है। इट कंटेंट दैट फैमिलियर पैटाइट हैंड राइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर। और जब मैं उसे खोल के देखता हूँ तो मुझे बड़ी ही सुपरिचित और बड़ी साफ़ सुथरी पतली सी हैंड राइटिंग जो मेरे बड़े भाई की थी मुझे समझ में आ जाती है। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटन टू मी। बहुत सालों बाद या बहुत समय बाद ही उन्होंने मुझे खत लिखा था। आई श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर होम ऑल दीज डेज। और इन दिनों में मतलब मुझे काफ़ी समय हो गया था कि मैंने मेरे घर पे लेटर नहीं लिखे थे। इन माई स्टूडेंट डेज इट वॉज ऑलमोस्ट ए रूटीन अफेयर। और जब मेरा अब वो अपने स्टूडेंट्स डेज याद करता है, मतलब जब वो पढ़ता था उस वक्त के समय को वो याद करता है। वो कहता था कि जब मैं स्टूडेंट था तब तो मैं रोज़ ज़्यादातर पत्र है वो अपने घर पे लिखता था। आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन ए रिकेटी बस कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी। अब जो ये राइटर है वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है और कहता है कि जब मैं पढ़ता था उस वक्त मैं रोज़ तो पत्र लिखता था और इसके अलावा मैं जब गांव जाता था तो एक दूर था मेरा गांव थोड़ा सा, तो मैं एक रिकेटी बस, रिकेटी का मतलब है एकदम जर्जर और एकदम ढांचा नुमा एक जो बस थी उसमें सवार होकर मैं गाँव जाता था। कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी। लेकिन वो जैसे भी यात्रा थी उसमें मुझे कभी कोई तनाव नहीं होता था, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता था जब मैं गाँव जाता था। माई होम माई विलेज दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम द मॉरिबंड सिटी लाइफ। और वो याद करता है कि मेरा गाँव मेरा घर, जब भी मैं वहाँ जाता था तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि वो मुझे दूर खींच लेते थे। किससे? मोरीबंड सिटी लाइफ। मोरीबंड का मतलब होता है मृत प्राय, मतलब मरे हुए के समान जो उसका शहरी जीवन था उससे मैं बहुत दूर निकल जाता था जब मैं मेरे गांव और मेरे घर पे जाता था। नाउ थिंक हैव चेंज एंड आई टू हैव चेंज। लेकिन अब वो बड़ा हो चुका था, नौकरी लग चुकी थी उसकी और वो शहर में रहने लग गया था। तो वो कहता है कि अब तो सब कुछ चीज़ें बदल गई और मैं भी बदल गया। ए ग्रेट डील एट दैट। A lot of cobwebs have settled around me. I am swept by that invisible tide of time and business. अब वो कहता है कि लेकिन अब है ना समय, चीज़ें सब बदल चुकी है और मैं भी बदल चुका हूँ। अब तो क्या है कि चारों तरफ है ना ऐसे लगता है जैसे कोई मक्कड़ जाल बिछा हो। कॉबवेब्स का मतलब होता है जैसे मकड़ी ने कोई जाला बना लिया हो और उसमें ये जो राइटर है वो फंस गया हो। आई एम स्वेप्ट बाय दैट इनविजिबल टाइम एंड बिजनेस। अब मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं एक अदृश्य धारा है समय की और मेरा जो काम है उसमें ही मैं बह गया हूँ। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि वो बहुत बिजी हो चुका है। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर वेर आई गॉट माई जॉब एंड नाउ फॉर दिस 2 years आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस। और वो अब कहता है कि मैंने जो मेरी पढ़ाई की है वो भुवनेश्वर से की है और यहीं पे अब मुझे जॉब मिल गया है और अब 2 साल हो चुके हैं मुझे। 2 साल से तो मैंने घर की तरफ कभी देखा ही नहीं और ना ही कभी उन्हें कुछ पत्र वगैरह लिखा। मैनी ए टाइम माई मदर हैज़ रिटन लेटर कंप्लेनिंग अबाउट माई नेगलेंस इन राइटिंग टू हर। कई बार है वो मेरी माँ मुझे पत्र लिखती थी और वो मुझे डांटती भी थी कि तुम घर पे वापस पत्र नहीं लिखते हो और ना ही जवाब देते हो। शी हैज़ इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज डेज ऑफ टाइम। और वो मुझे वो समय भी याद दिलाती थी लेटर में जब मैं शादी मेरी नहीं हुई थी और मैं कुंवारा था। उस वक्त जब मैं घर जाता था, गाँव जाता था, तो वो सारी बातें मेरी माँ मुझे पत्र में याद दिलाती थी। येट आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज ट्रेंड ऑफ कॉम्प्लिकेंसी विच हैव कॉइल्ड अराउंड मी। लेकिन ये जो आत्मसंतुष्टि के जो मेरे विचार थे, यानी जितना मैं अब स्वार्थी हो चुका था तो उस स्वार्थ में मुझे आराम मिलने लगा था। स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ्स का मतलब होता है स्टूडेंट विचार। कॉम्प्लिकेंसी का मतलब होता है
आत्मसंतुष्टि। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो मेरे पास जो आत्मसंतुष्टि आ गई थी या जो ये स्वार्थता आ गई थी शहर में रहने की, उसकी वो जो कुंडली थी, वो एकदम कुंडली मार के ये विचार मेरे अंदर भरे हुए थे और मैं इन्हें तोड़ नहीं सका। आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट आई एम बिजी एंड प्रियो ऑक्युपाइड। अब मैं बस उन्हें यही दर्शाने की कोशिश करता था मेरे गाँव में, मेरी माँ को, मेरे भाई बहनों को, कि अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ और अब मुझे इतना समय भी नहीं है कि मैं आ सकूँ। एंड प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि और भी ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ। नाउ शी डज़ नॉट कंप्लेन। तो अब माँ है वो बात समझ गई थी, तो अब वो शिकायत भी नहीं करती थी। प्रोबेबली शी अंडरस्टैंड माई पोजिशन। शायद वो मेरी जो स्थिति थी वो अच्छे से समझ गई थी। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी। अब क्या है, पत्र किसका था उसके पास? उनके पास पत्र था अपने बड़े भाई का, और वो पत्र पढ़ के ही ये सब बातें याद कर रहे थे। तो अब राइटर कहता है कि ज़्यादातर ये बात सच है कि बड़े भैया है वो मुझे कभी पत्र नहीं लिखते। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, क्योंकि उन्हें मेरे से कभी कुछ नहीं चाहिए था। ही हैज़ नेवर सॉट ए टोकन फ्रॉम मी इन ल्यू ऑफ हिज कंसर्न फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर। यहाँ तक कि उन्होंने कभी मुझसे एक सिक्का भी नहीं मांगा, शायद इसलिए क्योंकि वो मेरे बड़े भाई थे। इन यू ऑफ का मतलब होता है किसी के बदले में, मतलब किसी बदले में उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। इन दोज डेज व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट वॉज माई वेलबींग। और जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त वो मुझे पत्र लिखते थे, लेकिन उस पत्र में वो हमेशा क्या लिखते थे, उन्हें सिर्फ वो ये इंक्वायरी करना चाहते थे कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम ही वुड कैच फिश फॉर मी फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस एंड वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर ए गुड डिश फॉर आई लव्ड डिश। और जब मैं घर रुकता था या मैं जब गांव जाता था, तो वो अपनी जो पत्नी है, मतलब उनकी जो भाभी है राइटर की, उसे हमेशा ये कहते थे कि उसके लिए फ़िश बनाओ, क्योंकि फ़िश मुझे बहुत पसंद थी। और वो फ़िश कहाँ से पकड़ के लाते थे? पीछे, घर के पीछे एक तालाब था, उसमें से फ़िश पकड़ के लाते थे। वैन द कैच वॉज स्कैंटी द डिश वुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मी। और कभी कभी जब फिशेस कम पकड़ी जाती थी और मतलब थोड़ी होती थी, तो वो क्या करते थे कि वो जो डिश थी वो सिर्फ मेरे लिए ही बनवाते थे। वो कहते थे कि वो आया है छोटा, तो उसके लिए मछली है वो बना के लाओ। ही वुड से टू हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से हमेशा कहते थे, यू मस्ट टेक द डिश एज डिलिशियस एज पॉसिबल यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट फॉर बाबुली। तो वो कहते थे कि बाबुली के लिए जितनी अच्छा और जितना स्वादिष्ट तुम डिश बना सकती हो वो तुम बनाओ, और इस मस्टर्ड पेस्ट में, यानी ये जो सरसों का जो पेस्ट है, इसमें मिलाकर और बाबुली के लिए एक अच्छी सी डिश बनाओ। इवन नाउ ही इज़ द सेम मैन विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपेशन। हालांकि वो आज भी वैसे ही हैं जैसे कि वो उस वक्त थे, और उनकी जो टोन थी, उनकी जो भाषा थी, उनमें हमेशा मेरे लिए प्यार और लगाव रहा। नथिंग हैज चेंज्ड हिम। आज भी उनमें कुछ भी चेंज नहीं है। हिज 7 चिल्ड्रन, फादर, मदर, कैटल फील्ड्स, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज़ द सेम माई एल्डर ब्रदर। हालांकि उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई। उनके 7 बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, मवेशी है, खेत है, पूरा घर है, उन सब की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है। लेकिन आज भी मेरे जो बड़े भैया हैं वो मेरे बड़े भैया ही हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बदले। आई हैंडल द लेटर केयरफुली। अब मैंने उस पत्र को आराम से पढ़ा। ही हैड आस्क्ड मी टू कम नाउ। तो उस लेटर में ये लिखा था कि उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था। सम फ्यूड हैड क्रॉप्ड अप, कि कुछ बात है वो घर पे हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर फ्रूट क्रॉप का क्या मतलब है। फ्लूट क्रॉप का मतलब है झगड़ा बढ़ना, कि मतलब घर में झगड़ा हो गया है, इसलिए बड़े भैया ने उन्हें पत्र लिखकर घर पे बुलाया था। द टू सिस्टर इन लॉ हैड कॉल्ड आवर पैडी फील्ड्स द कॉटेज एंड ऑल द मोवेल्स एंड इमोवेबल्स वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमंग अस। अब झगड़ा किस में हुआ था? वहाँ की उसकी जो राइटर थी उसकी 2 भाभियाँ थी, उन दोनों भाभियों में घर में झगड़ा हो चुका था। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जितना भी खेत था, हमारा जो घर था, और भी जितनी भी चीज़ें थी, वो सब क्या होने थे, 3 भागों में डिवाइड होने थे, क्योंकि राइटर के 3 भाई थे, एक राइटर खुद, एक उसके बड़े भैया और एक बीच वाला भाई। माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसिबल, और अगर मैं रहूँगा तभी ये जो झगड़ा है उसमें उसका कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, तो इसलिए उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडमेंट अबाउट द डिवीजन, ही वॉन्टेड इट एट एनी कॉस्ट। अब मेरा जो सेकेंड ब्रदर था, जो मेरे बीच वाला भैया था, वो बिल्कुल यही चाहता था कि जल्दी से जल्दी बंटवारा हो जाए। अब यहाँ पर क्या है, एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट हट्टी, या मतलब अपनी ही बात पर दृढ़ रहने वाला जो व्यक्ति है उसे कहते हैं एडमेंट। तो उसका जो सेकंड वाला ब्रदर था वो काफ़ी दृढ़ था, मतलब अपनी बात पे ही रहने वाला हट्टी था, और वो बिल्कुल ये चाहता था कि किसी भी कीमत पे बंटवारा होना ही चाहिए। आई फिनिश रीडिंग द लेटर, और इसके बाद मैंने ये लेटर है वो पूरा पढ़ लिया। एक कोल्ड स्वेट ड्रेंच्ड मी। अब मेरा जो पूरी बॉडी थी वो एकदम ठंडे पसीने से भीग गई। आई फेल्ट हेल्पलेस ऑर्फन, मुझे ऐसे लग रहा मैं एकदम असहाय और आज एकदम अनाथ हो चुका हूँ। ए शॉर्ट ऑफ डिस्पेयर हॉन्टेड मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक मुझे मतलब एकदम निराशा है वो घेर के रखती है।
quite relentlessly. I tried to drive them away, allowing helpless in a chair. उसके बाद मैं एकदम से चुप होकर, निसहाय होकर और चेयर का सहारा लेके और पीछे हो जाता हूँ और जम्हाइयाँ लेने लगता हूँ. एकदम असहाय महसूस करता हूँ और जम्हाइयाँ लेने लगता हूँ. In the evening, when I told my wife about the partition that was to take place, I found her totally unperturbed. और शाम को जब मैं घर आता हूँ तो मैं मेरी वाइफ को बताता हूँ कि इस तरह से लेटर है और पार्टीशन की बात हो रही है घर पे, तो वो इस चीज़ को बड़े ही एकदम नेचुरल वे में लेती है, मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं थी. She had just asked me when, as if she was all prepared and waiting for this event to take place in a week's time, I said. उसने तो बस मुझे इतना सा पूछा कि कब हो रहा है, और उसको देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे वो भी पहले से तैयारी करके बैठी है कि हाँ भाई जो विभाजन है वो तो होना ही है. तो मैंने उसको कहा कि हफ्ते भर के समय में ये काम हो जाएगा. इन बेड दैट नाइट माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. अब उसी रात को जब हम सो रहे थे तब मेरी वाइफ ने क्वेश्चन पूछने मुझसे स्टार्ट किए. What would be our share and how much would it fetch us on selling it? और वो मुझसे पूछती है कि हमें कितना मिलने वाला है और हम जब उसे बेचेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा. I said nothing for a while, but in order to satisfy her, at last guessed that it should be around 20,000 rupees. मैं इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाह रहा था, मैं एकदम चुप था, लेकिन उसे संतुष्ट करने के लिए मैंने अनुमान लगाया कि भाई लगभग 20,000 रुपये हमें मिल सकते हैं अगर हम उस ज़मीन को बेच देते हैं. शी केम क्लोजर टू मी एंड सेड. वो मेरे पास आई और धीरे से बोली, वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज, व्हाट शैल वी डू विथ इट. और वो मुझे कहती है, समझाती है कि हमें गाँव में ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम एक काम करो, हम उसका करेंगे भी क्या. लेट सेल इट एंड टेक द मनी. तुम उसे बेच दो और पैसे यहाँ पर ले आओ. रिमेंबर व्हेन यू सेल इट, इट हैंड ओवर टू मी द एंटायर 20,000. और वो मुझे ये भी कहती है कि जब याद रखना ये बात, जब तुम उसे बेच दो तो सारे के सारे पैसे लाकर मेरे हाथ में दे देना. आई विल मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ इट. मैं उसका एकदम अच्छे से यूज़ कर लूँगी. वी नीड ए फ्रिज, यू नो. आपको ये पता है अच्छे से कि इस वक्त हमें फ्रिज की ज़रूरत है. समर इज़ अप्रोचिंग. गर्मियाँ हैं वो आ रही है. यू नीड नॉट गो टू द ऑफिस राइडिंग ए बाइसिकल. और तुम्हें रोज़ अब ऑफिस है वो साइकिल पर जाने की ज़रूरत नहीं है. यू मस्ट हैव ए स्कूटर. तुम्हें अब स्कूटर भी लेना होगा. एंड द रेस्ट वी विल पुट इन ए बैंक. और अगर कुछ बच जाता है तो उसे हम बैंक में रख देंगे. देयर इज़ नो यूज़ कीपिंग लैंड इन द विलेज. अब गाँव में ज़मीन का कोई मतलब नहीं है. वी कांट लुक आफ्टर इट. हम उसकी देखभाल भी नहीं कर सकते. एंड वाई शुड अदर ड्रॉ बेनिफिट आउट ऑफ आवर लैंड. और क्यों फिर दूसरे लोग हैं जो हमारी जो ज़मीन है उसका फ़ायदा वो लोग उठाए. आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम्ब लुकिंग इन टू द डार्कनेस. मैं एक मेमने की तरह चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अंधेरे में देख रहा हूँ. आई फेल्ट एज इफ द बुचर वॉज शार्पिंग हिज नाइफ. मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एक कसाई है जो अपना चाकू है वो शार्प कर रहा है. हमिंग ए ट्यून एंड बैटिंग टू टीयर मी इन टू लार्ज चकन्स ऑफ मीट एंड कंसोलिंग मी सेइंग दैट देयर इज ए बेटर लाइफ आफ्टर दैट. और वो इस तरह इतने प्यार से मेरे साथ बात हो रही थी कि ऐसे लग रहा था मानो कि वो मुझसे ये कहना चाह रही हो कि अब तुम्हें मरना होगा और मरने के बाद है वो तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिलेगी. अब यहाँ पर देखिए, टीयर मी इनटू लार्ज चंक्स ऑफ मीट. इसका मतलब है कि जो मुझे है वो काटना चाह रही थी, किसमें, छोटे छोटे और बड़े बड़े टुकड़ों में, मांस के बड़े बड़े टुकड़ों में वो जो मुझे काटना चाह रहा था. यहाँ पर जो बुचर है वो अपनी वाइफ को कह रहा है, लैम है वो खुद है, और ये जो एक्टिविटी है वो अपनी वाइफ के द्वारा बता रहा है कि वो ये चाह रही थी कि वो मुझे काटना भी चाह रही थी और उसके बाद वो मुझे प्यार से ये भी कहती है कि इस मरने के बाद है वो तुम्हें अच्छी लाइफ मिलेगी. Gone are those days, gone are those feelings, when the word home filled my heart with emotion. अब जब मैं चुप था तो मैं चुपचाप लेटे लेटे सोच रहा था कि वो दिन चले गए, वो सारी फीलिंग्स भी अब चली गई, वो वर्ड जो होम जिसे हम घर कहते थे वो भी चला गया. इसके बाद जो मेरा दिल था वो पूरी तरह इमोशन से भर जाता है, मैं भावुक हो जाता हूँ. एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, वॉट फीलिंग इट हैड. और उसके बाद मुझे एक शब्द याद आता है, भाई, कि उस भाई में हमारा कितना जुड़ाव था. हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड विथ लव, रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स आई फील वीक बाय द वे. और उसके बाद मुझे मेरा जो दिल था वो पूरी तरह प्यार में भर जाता है और मुझे वो सारी बचपन की बातें याद आने लगती है जो मैंने मेरे भाइयों के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ जो दिन बिताए थे वो मुझे याद आने लगते हैं. इसके बाद मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करता हूँ, बहुत दुखी फील करता हूँ. Where is the heart gone? Where are those days? Where has that spontaneity of feeling gone? अब इसके बाद वो राइटर है वो सोचता है कि वो जो हार्ट थे, वो जो दिल थे जो एक दूसरे से मिले हुए थे वो कहाँ गए. वेयर आर दोज डेज, वो जो दिन थे बचपन के वो सब कहाँ गए. एंड वेयर हैज़ दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन. स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है रुचि रखना. तो वो जो रुचि थी एक दूसरे में, इस तरह के जो हम फीलिंग्स रखते थे एक दूसरे के लिए, वो सब कहाँ चली गई. आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ ए स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ ए सडन बिकम सो इंटीमेट, ओनली शेयरिंग ए लिटिल वार्मथ बाय गिविंग ए साइलेंट प्रॉमिस ऑफ कीपिंग क्लोज. और वो सोचता है कि कैसे कोई एक अजनबी है वो इतना करीब बन जाता है कि हम जो अपने खुद के जो भाई बहन हैं या जो हमारे खुद के जो खून के रिश्ते हैं उनसे हम दूरी बना लेते हैं.
उनके कहने का मतलब ये था कि कैसे एक अजनबी है वो सिर्फ एक शांत वादा करता है हमेशा साथ रहने का, और एक थोड़ा सा प्रेम देकर, और जो हमेशा का जो प्रेम था, जो रक्त संबंध जो हमारे थे, हमारा जो प्रेम था वो कैसे ख़त्म हो जाता है। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 20। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि 2 दिन बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाता हूँ। आई ग्रू यूज टू वॉट हैड बीन शॉक लेटर ऑन इन द मार्केट प्लेस, कीपिंग पेस विथ माई वाइफ इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट थिंग्स सी इंटेंड टू बाई। अब क्या होता है कि मैं धीरे धीरे इस बात को भूलने की कोशिश करता हूँ और मैं थोड़ा सा सामान्य हो जाता हूँ। और उसके बाद ये जो इस तरह के जो आघात थे, इनके मैं आदी हो चुका हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि आई ग्रू यूज टू वॉट हैड बीन शॉक, कि इस तरह की ये जो बातें हैं अब इतनी मेरी लाइफ में हो चुकी है कि अब मैं इन चीज़ों का आदी हो चुका हूँ। लेटर ऑन इन द मार्केट प्लेस कीपिंग पेस विथ माई वाइफ, और उसके बाद एक दिन मैं मार्केट जा रहा होता हूँ और मेरी वाइफ के साथ मैं चल रहा होता हूँ मार्केट के प्लेस में। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं जो उसे चाहिए थी, शी इंटेंटेड, मतलब जो भी उसे चाहिए था वो सारी चीज़ें, कि मैं वहाँ पर जाकर प्राइस पूछता हूँ। बाइंग ए फ्रिज वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन, कि फ्रिज खरीदना तो एकदम से श्योर ही था कि वो तो लेना ही है। ए सेकंड हैंड स्कूटर, इसके अलावा एक सेकंड हैंड स्कूटर भी लेना था। ए स्टेरियो सेट एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और इसके अलावा कुछ गहने थे वो सोने के, वो भी लेने जरूरी थे, और इसके अलावा एक स्टेरियो सेट भी लेना था। आई प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ द प्राइसेस, और इस तरह से मैंने उन सब चीज़ों की एक लिस्ट तैयार कर ली कि कौन सी चीज़ें कितनी कीमत की है। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशन एंड वॉज शोइंग लॉट ऑफ इम्पेशंस, वो बार बार में अपनी बातें हैं वो मुझे याद दिला रही थी, और बड़ी ही अधीरता से वो मुझसे बात कर रही थी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए आपको मेरा अगले वाला वीडियो देखना होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।